नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम क्लास लेके आ रहे थे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके जरूर देख लीजिए। चलिए आज हम कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम तीन चीज़ें समझेंगे। एक तो कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेटर, कंसेप्ट ऑफ लिंकर एंड लोडर। ये अगर तीनों पार्ट आपको समझ में आ गया ना, तो आप सी लैंग्वेज के जो स्टार्टिंग बिगिनिंग्स है काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोग्राम रन करता है, कैसे मेमोरी से में प्रोग्राम सेव होता है, मेमोरी से कैसे कॉल करता है। ठीक है, कौन कौन से लैंग्वेज थे जो सी लैंग्वेज के पहले आए थे, वो कैसे काम करते हैं, सी लैंग्वेज कैसे काम करता है। ये बहुत सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहां समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने बताया था आपको। लो लेवल लैंग्वेज, अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, जैसे हमने यहाँ बताया सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आते हैं। लो लेवल में देखें तो लो लेवल में फर्दर फिर से दो कैटेगरी आ जाती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज मीन्स केवल मशीन लैंग्वेज 0-1 को समझता है। मतलब 0-1 में अगर प्रोग्रामिंग किया हुआ है तभी वो हार्डवेयर समझेगा। मशीन लैंग्वेज मतलब सिंपली जिसको मशीन समझ रहा था, हार्डवेयर ही होता है। हार्डवेयर केवल 0-1 को समझता है तो उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा, लो लेवल लैंग्वेज में भी असेंबली लैंग्वेज आता है। यहाँ पे क्या किया कि कुछ कोड दे दिया, जैसे 0-1 के कॉम्बिनेशन को एक कोड दे दिया, अगेन कोई 0-1 का कॉम्बिनेशन बना उसको दूसरा नाम दे दिया। तो ऐसे कोडिंग में दे दिया। तो एक एक कोड एज कंपेयर 0-1 में प्रोग्रामिंग करने से ज्यादा इजी क्या हो गया, कोड से प्रोग्रामिंग करना। लेकिन इसकी लिमिटेशन थी कि आप कितने कोड याद करेंगे। तो जब कोड याद करने की लिमिटेशन थी तो मतलब कि यहाँ भी आज के डेट में प्रोग्रामिंग इतना इजी नहीं रह गया। इसीलिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए, जहां पे हम अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंपाइलर उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक डायग्राम समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हार्डवेयर है मतलब केवल है 0 और 1 बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है, ये होता है बाइनरी नंबर मीन्स 0 और 1। ठीक है, इसी को समझता है, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को समझता नहीं। ठीक है, और इसी को 0-1 जो कहा गया ना, इसको कहा गया मशीन लैंग्वेज। क्या कहा गया 0-1 को? 0-1 को कहा गया मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद जो आया, ध्यान दीजिए, मशीन लैंग्वेज के बाद आया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या किया कि 0-1 के कॉम्बिनेशन, जैसे सपोज करो ऐसे दे दिया गया 1-0-1-0-1-0, इसको नाम दे दिया गया मूव। ठीक है, 0-1-1-0-0-0-1-1, इसको दे दिया गया ऐड। ठीक है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ 0-1 को नाम दे दिया गया। यही लैंग्वेज हो गया कौन सा, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब एक चीज यहां समझ में आएगा कि हार्डवेयर किसको समझ सकता है, किस लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज की कोडिंग किस में होती है, 0-1 में। अगर हम 0-1 में ही सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें तो क्या हार्डवेयर उसको डायरेक्टली नहीं समझ जाएगा? हार्डवेयर उसको डायरेक्टली समझ जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या है। लेकिन अगर हम इसमें कोडिंग करें, ये जो कोड दिया गया है इसमें हम कोड करें, तो क्या मशीन इसको डायरेक्टली समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर की लिमिटेशंस क्या है, केवल 0-1 को ही समझना। इसीलिए यहां पे एक ट्रांसलेटर यूज किया जाता है जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, इस जो लैंग्वेज था ऐड मूव को, इसको ट्रांसलेट करता है किसमें, बैक। फिर उसका जो कोड है उसमें ट्रांसलेट करता है। जैसे ट्रांसलेट होगा अब हार्डवेयर उसको समझ जाएगा और वैसा ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन मैंने बताया कि नंबर्स ऑफ कोड कितना याद करेंगे आप, उसकी भी एक लिमिटेशन है। बहुत सारे कोड तो याद कर नहीं सकते आप। इसीलिए फ्रीडम के लिए आया आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, और इन दोनों लैंग्वेज को 0-1 को और असेंबली को, इसको बोला गया लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज में तो आपका सी भी आ गया, C++, पाइथन,
जावा सारा लैंग्वेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 0 1 में तो प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वहां तो हम कुछ टाइप करते हैं ना, टाइप कीबोर्ड से करते हैं, कीबोर्ड में इंग्लिश अल्फाबेट ही है तो उसी से टाइप करेंगे हम। तो अब जब 0 1 में नहीं है तो जाहिर सी बात है इसको हार्डवेयर डायरेक्टली तो समझ नहीं सकता, तो यहाँ पे इसीलिए मुझे यूज करना पड़ता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कौन कौन से, या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। दो तरह के ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज हो जाएंगे। कंपाइलर या तो कुछ लैंग्वेज जैसे सी सी प्लस प्लस ये क्या यूज करते हैं, कंपाइलर। पाइथन क्या यूज करता है, इंटरप्रेटर। तो अलग अलग लैंग्वेज की अपनी डिमांड है, अलग अलग लैंग्वेज के करने के तरीके हैं, तो इस तरह से यूज करता है। ध्यान दीजिए, अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि इसमें से पूछा जाए कि किस लैंग्वेज में कोडिंग किया जाए जहां पे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़े, तो आप कहेंगे सिंपली 0 1 बाइनरी में अगर कोडिंग कर दिया जाए तो किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या असेंबली और हाई लेवल के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी? हाँ, असेंबली में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, कौन सा, असेंबलर। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के टाइम ट्रांसलेटर कौन सा यूज होगा, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो एक बेसिक कंसेप्ट था जो आपको हमने अभी एक ओवरव्यू में समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो अब कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको समझ गया। मशीन लैंग्वेज एक होगा, मशीन लैंग्वेज जिसमें बाइनरी डिजिट 0 1 में प्रोग्रामिंग होगा। लैंग्वेज वनली कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट विदाउट एनी ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरा असेंबली लैंग्वेज में बता दिया, असेंबली लैंग्वेज अल्फा न्यूमेरिक कोड में होता है, जैसे मूव, ऐड, सब, इस तरह से। लेकिन इसमें इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक असेंबलर की जरूरत पड़ेगी जो कि उसको ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट इज इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन बिकॉज इट यूजेज इंग्लिश लाइक वर्ड एंड सिंटेक्स। क्योंकि जाहिर बात है कीबोर्ड से टाइप करेंगे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो इंग्लिश लैंग्वेज लाइक होता है, जो कि पोर्टेबल भी हो। मशीन प्रोग्रामिंग कैन बी रन इन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम विदाउट लिटिल नो मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल तौर पे सी सी प्लस प्लस, जावा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसे ही कंसेप्ट आप अब ट्रांसलेटर भी आपको समझ में आ जाएगा। कौन कौन से ट्रांसलेटर यूज होंगे, ध्यान दीजिए, 3 तरह के ट्रांसलेटर यूज होंगे। एक तो असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। इन्हीं तीनों को हम लेके चलेंगे। तो असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1 में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर करता है कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने किया उसको मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा अगेन 0 1 में, तो मशीन इसको फिर समझ जाएगा। लेकिन कंपाइलर का रोल थोड़ा अलग होगा। क्या काम करता है, कंपाइलर सर्चेज ऑल द एरर इन द प्रोग्राम एंड लिस्ट देम। इफ प्रोग्राम इज एरर फ्री देन इट कन्वर्ट द इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब समझिए, सपोज 50 लाइन का कोड है सी प्रोग्राम में, तो सी कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। अगर वहां पे कोई भी एरर नहीं है किसी लाइन में तो वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर कहीं भी एरर है तो वहीं पर रुक जाएगा। जब आप एरर फ्री करेंगे, मींस एरर उसका करेक्ट करेंगे, तभी आगे वो रन करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर तीसरा ट्रांसलेटर है। ये भी, इसका भी काम क्या, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1 में कन्वर्ट करना, लेकिन काम करने का तरीका इसका थोड़ा डिफरेंट है। इंटरप्रेटर चेक द प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है तो हर स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर उस स्टेटमेंट पे एरर है तब तो रुकेगा, अदरवाइज उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। मतलब वो हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए चलता है। तो आफ्टर चेकिंग वन स्टेटमेंट, इफ it error free then convert into the machine language and immediately execute the statement। तो यहाँ पे 50 लाइन को एक साथ कंपाइल नहीं, इंटरप्रेट नहीं करेगा, 1 बाय 1 लाइन चलता है। अगर किसी लाइन में एरर है तो वहां पे रुकेगा, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंसेप्ट आता है काफी इंपॉर्टेंट समझने के लिए आपका, कंसेप्ट ऑफ लिंकर एंड लोडर। लिंकर लोडर का मतलब समझिए, जब सी प्रोग्राम आप टाइप करेंगे, जिससे प्रोग्राम टाइप किए ना, कहीं पे टाइप करके कहीं तो सेव करेंगे मेमोरी में, तो एक तो सेव कर दिए मेमोरी में, इसके बाद जो उसको फिर जब रन करेंगे तो रन करते टाइम फिर से उसको रैम में लाना पड़ेगा। तो एक वहां पे कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा कैसे होता है। दूसरा,
जो मैंने बताया कि जब प्रोग्राम के स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने बताया था आपको एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होगा जो हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन से शुरू होगा, उसके बाद मेन आएगा, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे। तो एक कई सारे चीजों को लिंक भी तो करना होगा, तो लिंक करने का काम करता है आपका लिंकर, और मेमोरी में लोड करने का काम करता है लोडर। काम कैसे करता है समझिएगा। लिंकर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंबाइन one or more object file into and library files into the single executable function। वही मतलब जैसे हैश वाली लाइन जो थी हैश डिफाइंड हैश इंक्लूड, तो वहां पे जो फंक्शन था जैसे प्रिंट अप स्कैन अप, तो उसको इंक्लूड करेगा प्रोग्राम में, वो लिंकर का काम है। और लोडर काम क्या है, जब हम प्रोग्राम सेव कर देते हैं हार्ड डिस्क या एसएसडी में, वहां से मेन मेमोरी में लाने के लिए हमेशा काम क्या करता है लोडर। क्योंकि हमेशा जैसे पता है आपको कंप्यूटर हमेशा रैम पे काम करता है, जो भी प्रोसेस होता है जो भी काम होता है वो सारे रैम पे होता है, लेकिन हम सेव करने के लिए कुछ चीज परमानेंटली सेव करने के लिए हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क का। एक यहाँ भी एक डायग्राम है, इससे समझेंगे तो और आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए किसी भी स्टेज पे कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, उसको उसका रिप्लाई मिलेगा। ध्यान दीजिए एक हमने सी प्रोग्राम बनाया, सोर्स किस नाम से, हेलो डॉट सी से। एक कहां पे सपोज मैंने नोटपैड बना लिया, नोटपैड पे, नोटपैड सारे सिस्टम में होता है, नोटपैड हमने बनाया, उसको सेव कर दिया किससे, डॉट सी नाम से। एग्जाम्पल के लिए हेलो डॉट सी नाम से सेव कर दिया। क्लियर है। अब इसके बाद प्री प्रोसेसिंग काम आएगा। प्री प्रोसेसिंग क्या क्या काम करता है, हेडर फाइल इंक्लूड करता है, मैक्रो को इंक्लूड करेगा, रिमूव कमेंट, कमेंट्स जो लिखे हमने या डायरेक्टली जो दो तरह से सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट लिखे उसको रिमूव करेगा, क्योंकि मेन प्रोग्राम में उसका रोल होता नहीं, वहां पे कंपाइलेशन काम करता नहीं, तो प्री प्रोसेसर काम ही करेगा। इसके बाद ये जाता है कंपाइलेशन के पास। कंपाइलर क्या करता है, सारे प्रोग्राम में चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर है तो उसको असेंबली कोड में इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा और ये जाएगा फिर असेंबलर के पास। असेंबलर क्या होता है, जनरली आज के डेट में जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं सबके पास असेंबलर होता है उसका खुद का। तो असेंबलर आपको दिखेगा नहीं काम कैसे कर रहा, लेकिन इन बिटवीन इनपुट, जैसे हमने सी प्रोग्राम बनाया, हमारा मशीन पे एग्जीक्यूट हुआ, रन हुआ, दिखा, बीच में असेंबलर अपना रोल प्ले करता है, वो मुझे दिखता नहीं। तो असेंबलर क्या करेगा, इसको जो असेंबली कोड थे इसको डॉट ओबीजे ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जाएगा किसके पास, लिंकर के पास। लिंकर अब यहां क्या करेगा, लिंकर सारे फाइल को लिंक करेगा किसमें, एक तो जो आपका मैंने बताया हेडर फाइल्स होंगे उसको इंक्लूड करेगा। ठीक है, कोई मैक्रो हो तो मैक्रो इंक्लूड करेगा, और इसको एक काम करता है कि EXE फाइल बनाता है। जैसे हमने जब प्रोग्राम रन किया तो रन करने के बाद एक EXE फाइल बनेगा, वो EXE फाइल क्या होगा, .exe बनता है, वो मैं दिखाऊंगा जब भी प्रोग्राम रन कराऊंगा GCC पे, तब आपको समझ में आएगा। और फिर वो प्रोग्राम इस फाइल को hello.exe फाइल को कहीं भी ले जाएंगे किसी अदर सिस्टम पे, वो प्रॉपर्ली रन करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये लिंकर का काम, लिंकर का दो काम होता है, एक तो प्रोग्राम के कई पार्ट को कंबाइन करना, साथ में EXE फाइल, जो EXE फाइल जनरेट करना, .exe फाइल वो जनरेट करना। इसके बाद अभी जो प्रोग्राम था आपका, जाहिर सी बात है टोटल जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम ये सब सेव कहां पे हुआ, जैसे जनरेट हुआ तो ये भी सेव कहां होगा, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में सेव होगा ना, किसी सी ड्राइव, डी ड्राइव या डेस्कटॉप पे सेव होगा। अब यहां से लोडर क्या काम करता है, इसको उठा के लाता है रैम में, रैम में आने के बाद तब ये प्रोग्राम कहाँ आता है, इसके बाद एग्जीक्यूशन जाता है सीपीयू के पास, फिर सीपीयू एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट आपको देगा। तो ये इतने प्रोसेस होते हैं। हमको और आपको क्या दिखता है, हमने प्रोग्राम रन किया, हमने प्रोग्राम लिखा, लिख के मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मुझे आउटपुट मिल गया। लेकिन ये सब प्रोसेस जो है ना मुझे दिखता नहीं, लेकिन इन बिटवीन ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे सारा आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग में। थैंक यू सो मच।